नमस्कार, कमोडिटी राउंडअप में आपका स्वागत है। मैं हूं मनीषा गुप्ता। आज सबसे पहले फोकस होगा एग्री कमोडिटीज पर, क्योंकि एक तरफ जो मॉनसून रफ्तार पकड़ता जा रहा है, आज भारी बारिश के साथ मॉनसून ने मुंबई में दस्तक दी है। उधर दूसरी तरफ आज सीसीए की अहम बैठक है, जिसमें खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी का फैसला हो सकता है। कैबिनेट की बैठक पर जानकारी देने के लिए हमारे साथ हैं इकोनॉमिक पॉलिसी एडिटर लक्ष्मण रॉय। साथ ही मॉनसून की चाल समझाने के लिए हमारे साथ हैं आईएमडी के सीनियर साइंटिस्ट आरके जैनमनी, और हमारे साथ होंगे एनसीएमएल के एमडी और सीईओ सिराज चौधरी, एक्सिस सिक्योरिटीज के सुनील काटके और मनी लिशियस कैपिटल के जयप्रकाश गुप्ता। लेकिन सबसे पहले यहां पर हम बात करेंगे खरीफ फसलों की, जहां पर आज सीसीए की बैठक है, वहां पर कुछ सुनने को मिल सकता है। लक्ष्मण, क्लियरली ये एक्सक्लूसिव स्टोरी आपके पास है, सूत्रों के लिहाज से क्या कुछ इंफॉर्मेशन है, कितने बजे ये मीटिंग है, क्या कुछ देखने को मिल सकता है? देखिए, हम लोग अभी बातचीत कर रहे हैं और उधर कैबिनेट की बैठक जारी है प्रधानमंत्री की अगुवाई में, और इस कैबिनेट की बैठक से ठीक पहले कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स की बैठक हुई है, और इसमें जो प्रस्ताव था वो था खरीफ फसलों की एमएसपी यानी न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी की जाए। और खरीफ फसल में सबसे महत्वपूर्ण है पैडी, तो पैडी की एमएसपी में 72 रुपए 72 रुपए पर क्विंटल की बढ़ोतरी किए जाने का प्रस्ताव था। अभी जो है एमएसपी खरीफ का है वो आपको खासतौर से 1868 रुपए है कॉमन के लिए, और एक ग्रेड के लिए 1888 रुपए है। तो इसमें 72 रुपए का इंक्रीमेंट देखने को मिल सकता है आपको। दूसरा जो महत्वपूर्ण फसल है वह उड़द। उड़द में यहाँ पे 300 रुपए प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी होने की संभावना है। और उड़द के बारे में बता दूं कि उड़द में जो अभी सरकार का एमएसपी है वो 6000 रुपए प्रति क्विंटल का है, तो उसमें 300 रुपए प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी आपको देखने को मिलेगी। ग्राउंड नट में 275 रुपए प्रति क्विंटल के एमएसपी बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। नाइजर सीड में यहाँ पे 235 रुपए प्रति क्विंटल के एमएसपी में बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। इसी तरीके से बाजरा, ज्वार, रागी, मैज, मूंग, इन सब में भी सनफ्लावर और इसके अलावा कॉटन, इन सब के एमएसपी में भी बढ़ोतरी का प्रस्ताव है। जी हाँ लक्ष्मण, ऑफ कोर्स वो खबरें यहाँ पर आ रही हैं और बुआई का समय भी है, तो एमएसपी यहाँ पर जल्द जारी भी होनी चाहिए। और जैसे लक्ष्मण हमें बता रहे हैं एक्सक्लूसिवली सोर्सों के हिसाब से कि यहाँ पर ये डिस्कशन या ये जो अनाउंसमेंट है आज देखने को मिल सकती है। 3-4 कमोडिटीज में ऑफ कोर्स लक्ष्मण ने यहाँ पर बताया धान, ग्राउंडनट और उड़द में किस तरह की बढ़ोतरी हो सकती है। और अगर इसी कैलकुलेशन को लेकर बाकी भी हम खरीफ फसलों की यहाँ पर बात करें तो क्लियरली हम यहाँ पर 2 से करीबन 9% नहीं 2 से 7% तक की बढ़त की उम्मीद यहाँ पर हम लगा सकते हैं। क्लियरली सीसीएपी की तरफ से यहां पर ऑलरेडी रिकमेंडेशंस दिए जा चुके हैं, और आज कैबिनेट की तरफ से हम यहां पर इसकी क्लियरेंस आता हुआ देखेंगे। आगे बढ़ते हैं। लक्ष्मण, बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए। क्लियरली ऐसे वो कैबिनेट की मीटिंग होगी, आपके पास बार बार आते रहेंगे और अंडरस्टैंडिंग और खबर के लिए। लेकिन मॉनसून की तरफ अब यहां पर ध्यान डालेंगे, क्योंकि यहां पर बढ़त हमने अच्छी खासी होते हुए देखी है। हमारे साथ आरके जैनमनी अब जुड़े हुए हैं। मिस्टर जैनमनी, नमस्कार। मुंबई में आज सुबह शुरुआत यहां पर अच्छी खासी तेज बारिश के साथ हुई है। पहले तो कैसे देखते हैं आप मॉनसून की प्रोग्रेस को, और मुंबई महाराष्ट्र के लिए अब इस हफ्ते के लिए क्या एक्सपेक्टेशंस हैं? देखिए, जैसे पहले हम बोल चुके थे कि इस साल मानसून का जो प्रोग्रेस है बहुत अच्छा ही रहेगा, और अच्छा ही हुआ कि मुंबई में आज सुबह मानसून पहुंच गया। और अभी जो है कोंकण पूरा मानसून का कवर में आया हुआ है आज। और अभी जो नॉर्दर्न लिमिट है वो बलसार से मालेगांव होकर के नागपुर, भद्राचलम, टूनी तो काफी हिस्सा कवर किया है। उसके साथ साथ बांग्लादेश और हमारा जो बंगाल साइड में भी पड़ा हुआ है। और कल 11 तारीख को हमारा एक लो प्रेशर फॉर्मेशन हो रहा है, उसके वजह से बॉम्बे का रेनफॉल और बढ़ेगा। महाराष्ट्र में पर्टिकुलरली कोंकण क्षेत्र में हैवी रेनफॉल होने का नेक्स्ट 3 to 4 डेज, इवन एक्सट्रीमली हैवी भी 13-14 को होगा। तो ये मतलब इसलिए हम लोग भी मतलब लगातार दे रहे हैं अपडेट, पर्टिकुलरली मुंबई के लिए एंड कोंकण कोस्ट के लिए, पुणे एंड अदर एरिया। तो हैवी रेनफॉल से लेकर होगा, क्योंकि एक सिस्टम फॉर्म हो रहा है हमारा जो बंगाल का खाड़ी में, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल कोस्ट के पास। और उसके साथ साथ जो छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड, उड़ीसा, ये भी हम कवर करेंगे पूर्व उत्तर प्रदेश 13 तारीख तक। तो मानसून काफी स्पीड अप हुआ है, काफी एक्टिव है, स्ट्रॉन्ग भी है, और आगे भी 3 दिन तक काफी एरिया कवर होगा। दिल्ली भी मेरे ख्याल से सेकेंड वीक 14-15 तक दिल्ली भी आ सकता है, 15 जून तक। ओके, तो ये आपने बताया कि अगले 15 जून तक मॉनसून की चाल कैसी रह सकती है जैनमनी जी, लेकिन ओवरऑल जो डिस्ट्रीब्यूशन रहेगा रेनफॉल का वो कैसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं, किन रीजन्स में ज्यादा रेनफॉल रह सकती है, और अगर पूरे देश भर में मॉनसून पहुंचने की बात करें तो वो आप कब तक एक्सपेक्ट कर रहे हैं?
देखिए, जून का तो रेनफॉल बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि जिस तरह से एक सिस्टम फॉर्म हुआ है और रैपिड एडवांस देख रहे हैं हम लोग, तो अगर दिल्ली तक 15 जून आ जाता है तो मेरे ख्याल से देश का काफी हिस्सा जो है 16-17 जून तक कवर होगा और काफी पार्ट ऑफ इंडिया में बारिश मिल जाएगा। तो मानसून अगर कवर हो जाता है तो अच्छा बात है एग्रीकल्चर और वाटर के लिए। मिस्टर जनमनी, महाराष्ट्र की तरफ आपसे एक दो सवाल और लेना चाहेंगे। आपने कहा कि यहाँ पर एक लो प्रेशर एरिया फॉर्म हो रहा है बे ऑफ बंगाल में फिर से, क्या अभी इसके ऊपर ज्यादा तवज्जो देने की जरूरत है? क्या ये एक और स्टॉर्म के हिसाब से आ रहा है? और दूसरी बात, नहीं, एक्चुअली जैसे मानसून का सिस्टम सभी को मालूम भी है, ये जस्ट बारिश देता है और इसका जो है ये साइक्लोन वगैरह ये सीजन में कुछ नहीं होता है। तो ये ओनली बारिश देगा, सेंट्रल इंडिया में होके गुजरेगा, हरियाणा या पूर्वी उत्तर प्रदेश होके गुजरेगा, मध्य प्रदेश में भी रेन होगा, लेकिन इम्पैक्ट जो है कोंकण में भी ज्यादा है। इसलिए कोंकण में 3-4 दिन जो है हम लोग ऑरेंज अलर्ट दिया है। ऑल प्रिपरेशन के लिए हम टाइम टू टाइम स्टेट गवर्नमेंट के साथ काम कर रहे हैं। मेरा एक्चुअली अगला सवाल आपसे वही था मिस्टर जनमनी, क्योंकि मुंबई में आज येलो अलर्ट है, कल कुछ जगहों पे ऑरेंज अलर्ट है, कोंकण, गोवा एक्सेट्रा में। तो अगले 3-4 दिन किस तरह से स्पेशली महाराष्ट्र और वेस्टर्न कोस्ट के लिए रह सकते हैं? वो जैसे मैंने बताया कि आज मुंबई का जैसे 7 सेंटीमीटर हुआ है अभी तक, मतलब सुबह हुआ था, अभी तो 2 सेंटीमीटर हो गया होगा। तो बाकी जगह भी वही है, कोंकण कोस्ट जो है पूरा मतलब अलर्ट में है 3 दिन के लिए, क्योंकि नॉर्मली जब सिस्टम फॉर्म होता है बे ऑफ बंगाल में, मुंबई एंड कोंकण कोस्ट में बहुत ज्यादा बारिश होता है। उसके साथ साथ इनकी जो समुद्र का जो वो ये होता है टाइडल वेव वगैरह वो भी होता है। तो इसलिए इसके ऊपर हमारा नजर है एंड हम लोग टाइम टू टाइम भी दे रहे हैं मीडिया को। जी, थैंक यू। चलिए, शुक्रिया जनमनी जी ये पूरी डिटेल्स बताने के लिए। इनफैक्ट हमारे साथ मिस्टर सिराज चौधरी भी मौजूद हैं, उनसे भी एक व्यू ले लेते हैं। सिराज जी, आपने सुना मॉनसून पर आउटलुक और काफी अच्छी बारिश रह सकती है और जून में ज्यादातर हिस्से कवर हो जाएंगे। तो सोइंग के हिसाब से, एग्रीकल्चर के हिसाब से आप मॉनसून की इस रफ्तार को जो एक्सपेक्टेड है कैसे देखते हैं और किन फसलों की ज्यादा सोइंग की ज्यादा फायदा होता हुआ देखते हैं? थैंक यू दीपाली। मेरा ये मानना है जो हम लोगों की अभी तक सोइंग इंटेंशन की सर्विस चल रही है, जगह जगह किसानों से बातचीत हो रही है, फील्ड टीम समय मैदान में है, तो उनका मानना है कि एक अगर मैं ओवरऑल व्यू दूं तो कहीं सीरियल से हट के ऑयल सीड्स और पल्सेस की तरफ शिफ्ट होने की संभावना ज्यादा है। और सीरियल से मेरा मतलब है कॉर्न, बाजरा, मक्का, बाजरा, इन सब के सीरियल से। और जहां पे बढ़ोतरी होने की उम्मीद है वो है जैसे हमारा ग्राउंड नट है, या जहां पे सोयाबीन है वहां सोयाबीन है, और कहीं जगह पे कॉटन भी होगा। और ये और दूसरा जो इंक्रीज की उम्मीद है वो है पल्सेस में। साउथ में तुअर है और नॉर्थ में अगर हम राजस्थान और इन एरियाज में देखें तो मूंग की सोइंग की इंटेंशन जो है वो ज्यादा है। तो अगर वही जैसा मैंने कहा कि अभी का जो बारिश का सिचुएशन लग रही है और बारिश से ज्यादा जो प्राइसेस की सिचुएशन लग रही है, जिन कमोडिटीज को बाजार में दाम अच्छे मिल रहे हैं, डिमांड और सप्लाई के इम्बैलेंसेस की वजह से उनकी तरफ किसान ज्यादा आकर्षित होने की संभावना है। और तो हम अगर एक जनरल ट्रेंड माने तो ऑयल सीड और पल्सेस में ट्रेंड या इंक्लिनेशन ज्यादा है किसानों का बनिस्बत मक्के और बाजरे टाइप के सीरियल्स का। पैडी पे कोई ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा क्योंकि वो गवर्नमेंट का प्रोक्योरमेंट होता है और वो सबके लिए लाभदायक होता है। मेन इसलिए ऑयल सीड और पल्सेस का ही इम्पैक्ट है कि उनके सोइंग बढ़ने की संभावना है। सिराज, इसके अलावा आज यहाँ पर कैबिनेट की मीटिंग है और हम सीएनबीसी आवाज पे एक्सक्लूसिव खबर भी दे रहे हैं कि आज एमएसपी बढ़ाने पर सरकार की तरफ से, कैबिनेट की तरफ से यहाँ पर एक अनाउंसमेंट हो सकती है। तो एज ऑफ नाउ धान में 72 रुपए की बढ़त की उम्मीद है, उड़द और ग्राउंडनट में भी हम यहाँ पर अच्छी खासी गेन्स की एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं। आपको क्या लगता है जिस तरह की सिचुएशन यहाँ पर है, किस तरह के एमएसपीज की बढ़त यहाँ पर देखने को मिल सकती है और क्या उसका फायदा यहाँ पर बुआई में डिसीजंस को लेकर होगा? मैं बहुत ज्यादा एमएसपीज के बढ़ने में की उम्मीद इसलिए नहीं रख रहा हूं क्योंकि वैसे भी फूड इन्फ्लेशन आजकल बढ़ा हुआ है। तो मैं नहीं सोचता हूं कि गवर्नमेंट बहुत ज्यादा उसको फ्यूल करेगी क्योंकि ये एक सिग्नल होता है मार्केट के लिए।
तो मेरा मानना यह है कि उसमें एक जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के चलते इंक्रीज या इन्फ्लेशन होता है उसको तो कंसिडर किया जाएगा, मगर किसी चीज को बहुत ज्यादा प्रोत्साहित करने के लिए आज गवर्नमेंट को, क्योंकि नॉर्मल पास्ट में गवर्नमेंट प्रोत्साहन देने के लिए जो चीजों को बढ़ाती थी वो तिलहन या दलहन होता था, और आज उनके भाव ऐसे भी अच्छे हैं कि उनको शायद अगर प्रोत्साहन इतना ना भी दे सकता तो भी वो किसान उनकी तरफ आकर्षित होगा। जरूर होगा। सिराज जी, एक और चीज ऑन सेम फॉलोइंग क्वेश्चन वहां पर सिराज, की जिस तरह के प्राइस राइज हमने यहाँ पर देखे हैं ऑयल सीड्स और पल्सेस, जैसे आपने कहा कि प्राइस राइज काफी ज्यादा है और शायद किसान इसलिए उसको ज्यादा बोएंगे भी, एमएसपी की तरफ शायद बहुत ध्यान ना दें, लेकिन ओवरऑल आगे जाके आपको लगता है कि ये भाव इसी तरह से एलिवेटेड रह सकते हैं? नहीं, इन भाव में देखिए कुछ तो कहीं पे तो कमी आएगी, बिकॉज ये एक जैसे ऑयल सीड के दाम है, ये तो एक पूरा ग्लोबल फिनोमेना था जिससे हम अफेक्ट हुए हैं। पाम ऑयल के प्राइसेस बढ़े, ग्लोबली सोयाबीन के बढ़े, मगर इनसे कहा जाए कि ये हम कमोडिटी साइकिल में चल रहे हैं और हमारा मानना है कि अभी खास करके ऑयल सीड्स में प्राइसेस के बहुत जल्दी अगले 6-8 महीने में नीचे आने की संभावना कम है। और यही मेरा पल्सेस के बारे में भी ये है, गवर्नमेंट ने थोड़ा बहुत इंपोर्ट खोला था, मगर उसको भी अभी कहीं पे ज्यादा स्टॉक्स अवेलेबल नहीं है ग्लोब कनाडा वगैरह जो वो यहाँ पे आ सके। तो मुझे इस अभी फिलहाल एटलीस्ट 3 से 4 महीने 6 महीने तक तो बहुत ज्यादा गिरावट आती हुई नजर नहीं आ रही है किसी कमोडिटी। ठीक, शुक्रिया सिराज जी ये बताने के लिए कि एक्सपेक्टेशंस क्या हैं यहाँ से सोइंग के हिसाब से और प्राइसेस को लेकर। लेकिन सुनील, आपने सुना सिराज को भी कि ऑयल सीड्स की बुआई ज्यादा रह सकती है, ऑलरेडी सप्लाई ज्यादा रहने की आशंका के बीच में हमने प्राइसेस ऊपर से हल्के होते हुए देखे हैं। तो पूरी एडिबल ऑयल पैक पर आपका क्या व्यू है? जी दीपाली, मुझे लगता है इस बार का फोरकास्ट यही है कि इंडिया में सोयाबीन प्लांटिंग जो है 10% बढ़ सकता है, और इवन यूएसडीए का भी रिपोर्ट था कि सोयाबीन का जो ग्लोबल जो सोइंग नंबर रहेगा वो 6% ज्यादा रहेगा अगले सीजन में। तो कहीं ना कहीं प्राइसेस अभी भी ओवरबॉट जोन में है। जैसे सोयाबीन की बात करते हैं तो 7,250 के रेंज में भी चल रहा है, हालांकि आज हल्की तेजी से काम कर रहा है, बट मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग जरूर देखने को मिल सकता है। बट नियर टर्म मुझे लगता है ग्लोबल क्यूज सपोर्ट करेंगे प्राइसेस को। आने वाले समय में प्राइसेस थोड़े बाय ऑन डिप के रेंज में ही रहेंगे। तो मेरा अंदेशा सोयाबीन को लेके 7,000 का एक टारगेट है। अगर नियर टर्म किसी को शॉर्ट सेल करना है तो 7,300 का स्टॉप लॉस लगा के सेल कर सकते हैं। 7,000 का एक रेंज जो है टारगेट दिखा सकता है एक बार प्रॉफिट बुकिंग के चलते, और वहां से एक पोजिशनल बाय बनते हुए नजर आता है अगर हम सोयाबीन की बात करते हैं। और अगर हम एडिबल ऑयल की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि प्राइसेस अगेन बाय ऑन डिप के रेंज में ही नजर आ रहे हैं। सोया ऑयल अभी 1413 के रेंज में चल रहा है। थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग आज जरूर देखने को मिल रहा है, 4 रुपया डाउन है। हायर सोयाबीन आउटपुट के प्रेडिक्शन के चलते इस पे थोड़ा बहुत प्रेशर है, बट जैसे दूसरे गेस्ट ने बताया कि ग्लोबल क्यूज अभी भी ड्राइव करेंगे एडिबल ऑयल कॉम्प्लेक्स को, और मेरे हिसाब से आने वाले समय में 1480 से लेके 1500 तक का टारगेट जो है सोया ऑयल को देखने को मिल सकता है। तो वो भी मुझे लगता है 1400 या 1380 के रेंज में एक डोमेस्टिक लेवल पे बाइंग बनता है। क्रूड पाम ऑयल मुझे लगता है 1130 के रेंज में स्टेबल हो रहा है, वो भी 1100 के रेंज में आता है, तो एक अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी के तौर पे देखा जा सकता है। ठीक है, तो ये स्ट्रैटेजीज हैं एडिबल ऑयल पैक पर। एक ब्रेक के लिए यहाँ पर रुक रहे हैं, जब लौटेंगे तो नॉन एग्री कमोडिटीज पर करेंगे फोकस, आउटलुक लेंगे क्रूड बेस मेटल्स गोल्ड सिल्वर पर एक छोटे से ब्रेक के बाद। कमोडिटी राउंडअप में आपका स्वागत है। समय है अब अपने टेक्निकल एनालिस्ट से टॉप पिक्स लेंगे, और जय सबसे पहले कच्चे तेल में अब यहाँ पर क्या करना चाहिए? 3 साल के हाईज पर यहाँ पर कारोबार। जी गुड मॉर्निंग मनीषा। देखिए ब्रेंट क्रूड में ऑलमोस्ट $70 के ऊपर, WTI में $70 के ऊपर का लेवल पहुंच चुका है। अब यहाँ पे तमाम नजरें हैं यहाँ पे यूएस के जो इन्फ्लेशन कंसर्न्स है उसको लेके। अगर वहां पे कुछ थोड़ा सा एक्शन देखने को मिल सकता है तो हो सकता है थोड़ा प्रेशर आए, बट ग्लोबल डिमांड रिकवरी के अंदेशे दिख रहे हैं, जिस हिसाब से इंडस्ट्रियल मेटल में भी यहाँ पे एक पॉजिटिव मोमेंटम रह रहा है। तो मुझे लगता है बाई की स्ट्रैटेजी ही रखनी चाहिए अनलेस क्लोज $70 के नीचे नहीं होता है WTI में। तो करंट लेवल्स में आई थिंक 5080 के लेवल पे भी बाई किया जा सकता है। 5030 के स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस से मुझे लगता है 5180 और 5200 का लेवल पॉसिबल है 1 से 2 दिनों में देखने को मिले। जय बेस मेटल से कुछ पिक करेंगे क्या? हालांकि ट्रेंड मिला जुला है, निकल लेट तेज है, कॉपर वीक है,
वो स्ट्रैटेजी लेंगे इस स्पेस से? जी दीपाली, कॉपर मुझे लगता है 740 के आसपास अच्छा बाइंग बन सकता है। 735 के स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस से इसमें भी मुझे लगता है यहाँ तेजी का रुख रह सकता है 1 से 2 दिनों में। आई थिंक 750 तक का लेवल पॉसिबल है, और वो ब्रीच होता है तो 760 तक भी देख सकते हैं हम लोग इस वीक में। सोने चांदी पर भी एक नजर रखनी चाहिए, क्योंकि कल देर रात हमने यहां पर भी थोड़ी सी बाइंग आते हुए देखी है। इन्फ्लेशन का डेटा है यूएस का कल, और वो एक इंपॉर्टेंट इवेंट रहेगा इस हफ्ते के लिए। सुनील, कैसे देखते हैं उसे, और यहां पर प्रेशियस मेटल्स में अब क्या क्यों कर रहे हैं? जी मनीषा जी, मुझे लगता है गोल्ड के प्राइसेस $1900 के ऊपर कॉमेक्स पे सस्टेन नहीं कर पा रहे हैं, और ऑन द लोअर साइड $1875 के नीचे नहीं है। अभी करंटली $1892 के रेंज में चल रहा है। तो कहीं ना कहीं एवरी डिप पे बाइंग नजर आ रही है। जो इंप्रूवमेंट था कॉन्फिडेंस में कि इकोनॉमिक रिकवरी अच्छी होगी, तो वो जो है प्राइसेस पे कैप डाल रहा था। इवन डॉलर इंडेक्स अभी 90 के ऊपर ट्रेड कर रहा है, तो उसका थोड़ा प्रेशर था। बट अदरवाइज हम नियर टर्म फंडामेंटल देखें तो जो यूएस ट्रेजरी यील्ड्स हैं वो 1.56% के रेंज में है, और सीपीआई इन्फ्लेशन जो है 4.2% पे है। तो अगर कोई इन्वेस्टर ये रिस्क फ्री असेट्स में इन्वेस्ट करता है तो ईयरली उसको 2.5% का नुकसान होगा। तो अल्टीमेटली कोई भी इन्वेस्टर जो है अभी बॉन्ड्स या ट्रेजरीज में इन्वेस्ट करने के लिए नहीं देखेगा। तो उनका जो इंटरेस्ट है वो या तो रिस्कियर असेट क्लास में आएगा जैसे इक्विटीज हैं, या तो सेफ हेवन एसेट्स में आएगा जैसे गोल्ड में है। तो मुझे लगता है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम गोल्ड के प्राइसेस में इसका सपोर्ट देखने को मिल सकता है। और इंटरेस्ट रेट्स भी जीरो है, अल्ट्रा लूज मॉनेटरी पॉलिसी है, और जैसे जय ने भी बताया कि इन्फ्लेशनरी कंसर्न्स भी हैं जो कि गोल्ड और सिल्वर के प्राइसेस को ड्राइव कर सकते हैं। तो नियर टर्म में मेरा रिकमेंडेशन 49,100-200 के रेंज में बाय रिकमेंड करूंगा। 48,900 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करते हुए आज के लिए 49,600 का टारगेट है। हफ्ते भर के लिए मुझे लगता है 50,500 का टारगेट देखने को मिल सकता है गोल्ड में। जय, क्विकली एक व्यू आपका नेचुरल गैस पर भी चाहिए, जहां पर हमने प्राइसेस 4 मंथ्स के हाइस पर आते हुए देखे हैं। हालांकि अभी M6 पर भाव ऊपरी स्तरों से थोड़े हल्के हुए हैं, लेकिन क्या स्ट्रैटेजी लेकर चले इन स्तरों से? देखिए दीपाली, यहाँ पे जो EIA का रिपोर्ट आया है कि यहाँ पे आउटपुट बढ़ सकता है नेचुरल गैस का, और आउटपुट के कमेंसरेट अगर देखें तो डिमांड में उतनी बढ़ोतरी नहीं देखी जाएगी, तो वो एक नेगेटिव ट्रिगर है। और प्राइसेस अगर देखें तो यहाँ पे जो समर एक डिमांड रहता है वो भी ऑलमोस्ट प्राइस्ड इन है। तो 227-28 रुपए पे मुझे लगता है यहाँ पे एक सेलिंग स्ट्रेटेजी बनाई जा सकती है 234 के स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस से फॉर अ टारगेट ऑफ 218। ऑलराइट, कच्चे तेल और सोने में खरीदारी की राय है, नॉट सो मच इन नेचुरल गैस। यहाँ पर हल्की सी मुनाफा वसूली ऑलरेडी आपकी स्क्रीन पर। लेकिन इसी के साथ जय, सुनील, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। हमें भी दीजिए इजाजत। आप बने रहिए CNBC आवाज पर। जब लौटेंगे तो लेकर आएंगे फ्यूचर्स एक्सप्रेस।